हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। तो मैं बॉबी सर आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पर मैं लाइव प्रोसेस को अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसके जितने भी पीवाईक्यू मेला लगा दूंगा, इतने सारे पीवाईक्यू लेकर के आए हूं, इतने सारे पीवाईक्यू लेकर के आए हूं कि इस चैप्टर से अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला ये रहा, कहता है कि in the experiment to show that carbon dioxide is released during respiration, solution in the test tube is chemically NaOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium chloride और हो गया पोटेशियम क्लोराइड। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है सॉल्यूशन आर टेकन आउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस होता है, कॉनिकल फ्लास्क में। और जो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, ताकि जो है प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ना कर ले फोटोसिंथेसिस में। तो जो KOH है ना बच्चा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल ना करे। आया समझ की नहीं आया? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हम देख लेते हैं क्या है। वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन आवर बॉडी। यूरिन फ्लो का करेक्ट पाथ क्या होने वाला है, एक बार नोटिस कर लेते हैं। आप लेबल डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप क्या चीज नोटिस करेंगे कि ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ध्यान रखना बच्चा कि ये तो आपका यूरेटर है, यूरेटर, ये आपका यूरेटर है। कोई दिक्कत है बच्चों? ओके। सबसे पहले तो बच्चों किडनी आने वाली है, सबसे पहले आने वाली है किडनी। क्या आने वाली है? सबसे पहले किडनी आएगी और किडनी के बाद आने वाला है यूरेटर, यूरेटर के बाद आने वाला है ब्लैडर। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है। और उसके बाद यूरेथ्रा, जहां से यूरिन ट्रांसमिट कर दोगे आप लोग। तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? सबसे पहले आएगी किडनी, तो सबसे पहले किडनी आ गई, फिर जो यूरिन है वो यूरेटर में चला गया, देन यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू वो सारा का सारा यूरिन ट्रांसमिट हो गया। आया समझ के नहीं आया? ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि द जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चेक कर लेते हैं। तो जाइलम एक्ट करता है एज कंडक्टिंग टिश्यू to transport water and some soluble nutrient such as mineral and inorganic ions from the roots to the rest of the plant। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, आयंस को एब्जॉर्ब करेगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा और लीफ के पास लेकर के जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल सी बात है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं। कहता है कि which of the following statement are correct? Pyruvate can be broken down into ethanol and carbon dioxide by yeast. सेकंड कहता है fermentation take place in एरोबिक बैक्टीरिया या फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कहता है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ अनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों कौन सा करेक्ट लगता है आपको? देखो एक बार, पायरुवेट को तोड़ दिया गया तो एथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ईस्ट से। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? पायरुवेट को ब्रेक, ईस्ट क्या करेगा? बैक्टीरिया पायरुवेट को ब्रेक डाउन करेगा, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फर्मेंटेशन नहीं होती। ओके। अब क्या कहता है कि फर्मेंटेशन टेक प्लेस इस माइटोकॉन्ड्रिया? ये भी सही नहीं है। फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एरोबिक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां भी देख सकते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है, जहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हो रहा है? पायरुवेट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है। वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वही एथेनॉल बनेगा सबसे पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर 2 एटीपीज ऑफ एनर्जी, और ये ईस्ट बैक्टीरिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। ओके। अब यहां पर
एक और चीज है लैक्टिक फॉर्मेशन, ये मसल सेल्स के अंदर होता है। मसल में लैक्टिक एसिड बनता है क्योंकि हम जब वाइगर्स एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। मसल्स में क्रैम्प आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल्स में अनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते। आया समझ के नहीं आया? ओके, नाउ तो फिर यही वाला ही ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि जब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और आएगा वाटर और आएगा 36 एटीपी के जितनी एनर्जी, जब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये वाली चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। असर्शन कहता है कि प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हाँ बिल्कुल, रीजन कहता है HCl किल्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्टमक। तो बेटा असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन क्या है कि HCl, तो देखो HCl करता क्या है, ये फैसिलिटेट करता है। क्या करता है? फैसिलिटेट करता है द एक्शन, किसके एक्शन को? फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करता है, और पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। HCl क्या करेगा? फूड को एसिडिक कर देगा, फिर पेप्सिन आएगा उस पर काम करेगा और जितना भी प्रोटीन है फूड का वो डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स या अमीनो एसिड में बना देगा। कोई दिक्कत? तो ये तो ठीक है। कह रहा है HCl किल्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग है। HCl मार रहा है बैक्टीरिया को और इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये डाइजेशन में थोड़ी ना सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये बैक्टीरिया को मार करके डाइजेशन में कैसे सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा? यहां पर आएगा बी ऑप्शन। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम पोसेसेस द थिकेस्ट मसल। रीजन क्या है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी थिकेस्ट मसल होती है, उसकी मसल बहुत ज्यादा थिक होती है, बिकॉज वो क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। जो ब्लड को एक्चुअली में पंप कर रहा है उसकी मसल ज्यादा थिक होगी ना, जहां ब्लड रिसीव हो रहा है उसकी मसल थिक नहीं होगी। जो एक्चुअली ब्लड को पंप कर रहा है, फेंक रहा है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या होगा? असर्शन तो गलत हो गया। और रीजन क्या कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, एकदम करेक्ट हो गया। तो असर्शन गलत, रीजन सही, तो डी ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत? ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। बिल्कुल सही बात है कि रूट प्रेशर जो है नाइट में ज्यादा बढ़िया काम करता है, रूट प्रेशर। रीजन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग डे, दिन के समय क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो खुला होता है, स्टोमेटा खुला होता है और ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। जो ट्रांसपिरेशन के कारण जो पानी है वो ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रांसपिरेशन होगा। मान लो पेड़ है, ये क्या है? रूट्स है, ये लीफ है। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लीफ से क्या होता है? वाटर लॉस होता रहता है। दिन के समय धूप में गर्म हो जाता है पेड़, तो वाटर लॉस करता है ताकि उसकी बॉडी ठंडी हो जाए। आया समझ के नहीं आया? अब ये ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ से पानी उड़ेगा और नीचे से पानी खींचेगा, ऊपर से उड़ेगा नीचे से खींचेगा, ऊपर से उड़ेगा नीचे से खींचेगा। अब जैसे ऊपर से उड़ेगा तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और खुद ब खुद पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये ट्रांसपिरेशन के कारण। लेकिन रात में ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा। रात में कौन सा ट्रांसपिरेशन है भाई? तो रात में ट्रांसपिरेशन से पानी नहीं चढ़ा सकते। रात में जो पानी चढ़ेगा, वो जो चढ़ेगा ऊपर, वो चढ़ेगा बच्चों रूट प्रेशर से। आया समझ के नहीं आया? तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बनता है। कोई दिक्कत? कह रहा है कि दिन के समय ट्रांसपिरेशन जो है मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ही पानी ऊपर चढ़ता है, मैंने बताया ना अभी आपको, है ना, जो पानी को ऊपर चढ़ा देता है। बट नाइट में क्या होता है कि वहां पर सनलाइट नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, और पानी जो है खिंचता है ऊपर, वो रूट प्रेशर से खींचेगा, वो ट्रांसपिरेशन से नहीं खींचेगा।
क्योंकि ट्रांसपीरेशन जब होता है तो वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है, संक्शन क्रिएट कर देता है, और पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। आ जाओ नेक्स्ट। Mr. Prabhakar went on hiking with his family. He's a patient of renal failure, and in the middle of the trip, he fell ill. He had leg cramps and experienced acidity with high blood pressure. He was immediately taken to the nearby hospital, and doctor prescribed him antacid and gave him injection for high blood pressure BP. He advised Mr. Prabhakar to rest a while and eat healthy. बिल्कुल सही बात है, आगे देख लेते हैं। तो केस आ गया, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रैम्प occurred due to the formation of acetic acid in leg muscle। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रैम्प आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ठीक लग रहा है। चलो, क्रैम्प्स अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि क्रैम्प कब होगा, जब लेग मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, है ना। क्रैम्प अकर ड्यू टू द लैक ऑफ ग्लूकोज, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि जब मसल काम करेगी तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे क्रैम्प्स आते हैं। आगे समझ के नहीं आ रहा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इंजेक्शन आर वर गिवन टू द मिस्टर प्रभाकर फॉर हाई बीपी। हाई बीपी के लिए सिर्फ एक ही इंजेक्शन बनता है, हाइड्रालाजाइन करके इंजेक्शन है जो दिया जाता है ना, इंसुलिन ना ग्लूकोज ना सलाइन दिया जाएगा, सिर्फ यही है हाई बीपी के लिए जो दिया जाता है। इंसुलिन तो आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, हीमोडायलिसिस, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कैसा प्रोसेस हो रहा है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, हीमोडायलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ना ये बाईपास सर्जरी है, ना रेनल डायलिसिस है। आगे कहता है कि इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट, एक हेल्दी अडल्ट में पता है कितना किडनी एक दिन में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती जाती है, 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है, क्योंकि बार बार ब्लड किडनी में आता है और किडनी उसको फिल्टर करके फिर भेजती है, फिर ब्लड एक साइकिल में किडनी में आएगा, फिर वापस जाएगा, करते 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 पूरे दिन में 180 लीटर तक का ब्लड किडनी में चला जाता है, फिल्टर होकर आ जाता है पूरे दिन में। किडनी है और हार्ट है जो बेचारे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते, रेगुलर काम करते ही रहते हैं। और किडनी को बहुत ज्यादा अच्छा करना है तो यू हैव टू टेक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड यू हैव टू टेक सॉल्ट इन इनफ अमाउंट, सो दैट योर किडनी कैन बी क्योर्ड और इन बी स्टेट, हेल्दी स्टेट में चला जाए। आगे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रो जो हमारे जैसे अपने खाने के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के फूड पर या ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। देखते हैं, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स या सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। जैसे सिंपल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ये वाटर ले लेगा, और इन दोनों से ये क्या करेगा, अरे 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 अरे, कहाँ गया, ये रहा। इन दोनों की मदद से ये क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। और हेट्रोट्रोफिक में क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और अपने खाने के लिए ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा। हम थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके अपना खाना बनाते हैं, हम थोड़ी ना है ये। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, यूजेस सिंपल मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, वाटर का इस्तेमाल करेगा, और सनलाइट की प्रेजेंट में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपना खाना बनाएगा, वही फोटोसिंथेसिस हो गया। उसमें क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करता, वाटर का यूज नहीं करता, सनलाइट का यूज नहीं करता, ये अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एसेंशियल, इसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए ताकि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके, और हमारे अंदर हेट्रो में क्लोरोफिल नहीं होता। कहता है कि नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाना जानता है। लेकिन यहां देखे, ये डिपेंड होता है अदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ताकि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, फुलफिल कर जाए। आया समझ के नहीं आया। आगे कह रहा है कि इसके टाइप में फोटोसिंथेसिस आ गया, कीमोसिंथेसिस आ गया। फोटोसिंथेसिस वही ग्रीन प्लांट्स हो गए, कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। ओके, अब एग्जांपल में देख लो, इसमें ग्रीन प्लांट्स हो गए जैसे मैंगो ट्री, है ना। अब यहाँ पर देख लो, हमारे में हेट्रो में कौन है, पैरासाइट हो गए, पैरासिटिक, पैरासिटिक समझ गए ना, समझ गए पैरासिट। और सेप्रोफाइटिक हो गए जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जैसे फंगस होगी, मशरूम हो गई, ये क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर को खाएंगे और उसी को एब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी में। पहले क्या करेंगे, इनकी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस कहाँ जाएंगे, ब्रेड पर,
है ना, ब्रेड को खाएंगे ना, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस ब्रेड पर जाएंगे, वो बाहर डाइजेस्ट हो जाएगी, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करते हैं। पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं और बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन करेंगे फिर डाइजेशन होगा। ये क्या करते हैं, ये जो सेप्रोफाइटिक है ना, ये पहले डाइजेशन करते हैं फिर इंजेक्शन करते हैं, उल्टा। हम क्या करेंगे, पहले इंजेस्ट करा फिर डाइजेस्ट किया। आया समझ? ये लोग क्या करेंगे, पहले बाहर डाइजेस्ट कर दिया फिर इंजेस्ट किया। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? पैरासिटिक तो वही होते हैं जो अपने होस्ट से अपना न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं, जैसे जुएं हो गई, सर से खून चूसती रहती है, मच्छर हो गए, वो हमारा खून चूसते रहते हैं, कसकटा, बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। होलोजोइक में हम आते हैं बेटा, क्यों आते हैं, क्योंकि हम इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, सॉरी फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और जो वेस्ट है फिर इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट का बाहर निकलना बॉडी से, है ना। एग्जाम्पल में फंगाई हो गया और मैन हो गया। नाउ आगे देखते हैं। वाओ, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द फूड। ओके, आंसर क्या है कि जो इनर लाइनिंग होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, अंदर की दीवारें होती है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ ऐसे होते हैं, इंटेस्टाइन है, इनर लाइनिंग देख लो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इन्हें विलाय कहते हैं। विलाय क्या बोलते हैं, विलाय। ये फूड को एब्जॉर्ब करती है, जैसे फूड आएगा ना तो ये एब्जॉर्ब करके ब्लड में इसको भेज देती है फूड को, ठीक है। इसे हम विलाय कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। विलाय क्या होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और ये इसमें ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें अटैच्ड होती है विलाय के अंदर। जैसे इसने खाने को एब्जॉर्ब करना है, ब्लड वेसल्स में डाल देना है, ब्लड के थ्रू खाना सेल्स के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना। विच ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब्ड फूड एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी पे चला जाएगा, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड होता है हमारा खाना एनर्जी के लिए, और बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए नए टिश्यूज बनते हैं, और जितने भी पुराने टिश्यू है उसको रिपेयर करने में भी हमारा खाना इस्तेमाल होता है। आया समझ के नहीं आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि what advantages over the aquatic organism does terrestrial organism have the regard to obtain oxygen for the respiration। कहता है कि the rate of breathing is slower in terrestrial organism। हम है terrestrial organism, हम बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं। मछली को देखा कितना फास्ट ब्रीदिंग रेट है उसका, समझ रहे हो, एज कंपेयर टू एक्वाटिक एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो भी है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है ना पानी के अंदर, वो कम होता है। पानी में ऑक्सीजन कम होती है जब भी मछलियां बहुत तेजी तेजी से सांस लेती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाए। उसका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है मछली का, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन ही कम है, बाहर ऑक्सीजन अच्छा है, इनफ अमाउंट में है, आराम से सांस ले लो। हमारा ब्रीदिंग रेट मछलियों के ब्रीदिंग रेट से कम है। आया समझ के नहीं आया? एयर वाइल एक्वाटिक एनिमल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखते हैं नेक्स्ट को। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स को इंसानों में कैसे बनाया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एरिया को मैक्सिमाइज किया जा सके। देखते हैं। लंग्स में ब्रोंक्यूलस होते हैं, ब्रोंक्यूलस टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वोलाई। ब्रोंक्यूलस किस में टर्मिनेट होते हैं, एल्वोलाई में। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, उसमें लास्ट एल्वोलाई होता है, ये है एल्वोलाई। स्ट्रक्चर देखोगे तो पता लग जाएगा। एल्वोलाई में क्या होता है, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं कैन टेक प्लेस। एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में जाता है। द थिन मॉइस्ट परमिएबल वॉल ऑफ द एल्वोलाई, उसकी जो वॉल है बहुत ज्यादा पतली और मॉइस्ट है, और परमिएबल है। परमिएबल का मतलब परमिट देगी ऑक्सीजन को अंदर आने का, सॉरी ऑक्सीजन को बाहर भेजने का और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने का। आया समझ के नहीं आया? फैसिलिटेट क्विक डिफ्यूजन, जिससे बहुत जल्दी से डिफ्यूजन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मोर एवर इट इज रिचली
इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती है, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क अटैच होता है ताकि ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में चला जाए, ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में चला जाए, ब्लड से हार्ट में और हार्ट से पूरी बॉडी में। द एल्वियोलर एरिया, अगर हम फैला देना उसको बाहर, एल्वियोलाई को अगर बाहर निकाल के ऐसे फैला दे, एल्वोलाई जितनी भी एल्वोलाई है उसे बाहर निकाल के फैला देना, तो पता है कितना एरिया कवर कर लेगा वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेगा। और एक बॉडी का जो एरिया है ना, मेरी बॉडी का या आपकी बॉडी का एरिया 2 मीटर स्क्वायर का होता है, हमारे जैसे 40 बंदे कवर हो जाएंगे। एल्वोलाई को अगर हम निकाल करके फैला दे तो हमारे जैसे 40 बंदे कवर हो जाएंगे। इजंट इट सरप्राइजिंग? आया समझ के? नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देते हैं, why is it necessary to separate the deoxygenated and oxygenated blood in mammals and birds? हम हैं mammals और birds, तो birds आपको पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड से अलग होता है। क्यों? रीजन क्या है? देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। हार्ट का सेपरेशन होता है ना, मान लो ये हार्ट है, ये ऐसे सेपरेशन नहीं है, ये आपका लेफ्ट और राइट का सेपरेशन हो गया हार्ट के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये सेपरेशन सेप्टम हो गया। एक बार आप देखोगे ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर तो डायग्राम देख सकते हैं। सो एज टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, अब देखो कहाँ मिक्स हो रहा है, जब बीच में ही दीवार है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रास्ते में और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग रास्ते में हो रहा है। सच सेपरेशन अलाउ हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब सेपरेशन की वजह से फायदा क्या मिल गया कि सेल्स के पास ना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि मिक्सिंग थोड़ी ना चल रही है, प्योर ऑक्सीजन सेल्स के पास जा रहा है, इफिशिएंट ऑक्सीजन सेल के पास जा रहा है, ब्लड में अच्छा खासा ऑक्सीजन जा रहा है। और ये यूजफुल है मैमल्स में दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, हमारी एनर्जी की नीड्स ज्यादा है, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, है कि नहीं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है, और उसके मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। ऐसी बर्ड्स भी क्या करती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। अभी बहुत बाहर कितनी सर्दी है, लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37, जो भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर है वही है, मेरा बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज कर रही है। ऐसी बर्ड्स की बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज कर रही है। और जितने भी रेप्टाइल्स है, कभी नोटिस किया होगा गर्मियों में वो एकदम बिल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। आए समझ? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मिक्स वाला ब्लड जा रहा है, फिश की बॉडी के अंदर मिक्स वाला ब्लड जा रहा है। तो फिशेस भी क्या करती है, अगर आप एक फिश को एक तालाब से दूसरे तालाब में डाल दोगे मर जाएगी, क्योंकि उस तालाब का टेम्परेचर कुछ और था, दूसरे तालाब का टेम्परेचर कुछ और था, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं कर पाई ना, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो मिक्सिंग वाला ब्लड है। हमारे बॉडी के अंदर मिक्सिंग वाला ब्लड नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी हमारी हमारी एनर्जी नीड ज्यादा है। सच एज ब्लड एंड मैमल्स विच कंस्टेंटली यूज देयर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यही बता रहा था मैं, हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके चलते हैं, तभी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग होना चाहिए। आगे देखते हैं। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर। अब एल्वोलाई क्या है? ओके, एल्वोलाई हैव थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बताया था ना एल्वोलाई का स्ट्रक्चर, मैंने बताया था एक बैलून की तरह होता है, पतली सी दीवारों वाला बैलून हो गया। एल्वोलाई प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड है ताकि ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्लड पर भेजा जाए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द cavity of alveoli and oxygen present in the breathed in RBC in blood। अच्छा, ब्लड में आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ब्लड के थ्रू सेल्स के पास ले जाता है। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है ना, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, उसकी बॉडी थकेगी, वो उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन करता है क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और सेल्स के पास लेके जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेफ्रॉन क्या कह रहा है। नेफ्रॉन इज द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट फाउंड इन द किडनी। किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ईच नेफ्रॉन कंप्राइजेस ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। हर नेफ्रॉन में बाउमेन कैप्सूल होगा, कप शेप स्ट्रक्चर। एक बार नेफ्रॉन का आप अभी क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी खोल करके सीधा सीधा डायग्राम निकाल लो, सीधा सीधा समझ जाओगे। बाउमेन कैप्सूल हो गया, है ना, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट भी होता है उसके अंदर। नेफ्रॉन कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट यूरिन as well as the same time the useful substance present in the filtrate are reabsorbed। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर होने आता है, तो ब्लड का जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर ना, जो प्राइमरी फिल्ट्रेट होता है ना, उसके अंदर एसेंशियल थिंग्स होती है, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो जब आगे बढ़ता है ना, वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है उस फिल्ट्रेट में से, उस यूरिन में से अमीनो एसिड को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, कार्बोहाइड्रेट को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। फिर उस यूरिन को आगे कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन चला जाता है, फिर यूरेटर में चला जाता है यूरिन, फिर यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला गया। समझ आ रहा है? तो ये मैकेनिज्म आप पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। आगे आगे देखते हैं, कह रहा है कि बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन। हाँ, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? बाइल इज अ येलोइश ग्रीन एल्कलाइन फ्लूइड है, ठीक है, और कौन सिक्रीट करता है, लिवर से निकलता है। इट कंटेन बाइल पिगमेंट, इसके अंदर जैसे बिली रुबिन करके है, बिली, ये वैसे इतना पढ़ना नहीं है, बिलीवर्डिन करके भी है इसके अंदर है, और इसके अंदर बाइल सॉल्ट भी होता है। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो इट डजंट contain any digestive enzyme but still essential due to the following reason। अब देखते हैं कौन से रीजन के चक्कर में जरूरी है। पहला, बाइल क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को ऑफ श्याम एंड प्रोटेक्ट द ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम कोरिजन। मतलब जो भी एसिडिक खाना एंटर होता है ना, जो भी एसिडिक फूड, फूड लिख लो यहां पर, एसिडिक फूड जो है, एसिडिक फूड जो एंटर करता है उसको अल्कलाइन करेगा वो सबसे पहले, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि स्टमक में खाना एसिडिक था और स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट जिसे ड्यूडेनल बोलते हैं, ड्यूडेनल वाले पार्ट में जाएगा, और जैसे ही एसिडिक खाना ड्यूडेनल में जाएगा वो एल्कलाइन हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा एल्कलाइन, ये बाइल क्या करता है, उसमें मिल जाता है और पूरे एसिडिक खाने को एल्कलाइन कर देता है। अब एल्कलाइन खाना ड्यूडेनम में एंटर हो गया, ड्यूडेनम मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन कर दिया, जो खाना था एसिडिक वाला उसे एल्कलाइन कर दिया, ताकि पेनक्रियाटिक जूस अच्छे से एक्शन कर पाए। अब पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होकर के इंटेस्टाइन में आएंगे, वो कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं भाई हम एल्कलाइन खाने पे काम करते हैं, हम एसिडिक खाने पे काम नहीं करते। तो बाइल कहता है ठीक है, तेरी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, एसिडिक खाने को, मैं क्या करता हूं, एसिडिक खाने को एल्कलाइन कर देता हूं। बाइल ने क्या बोला, मैं एसिडिक खाने को एल्कलाइन कर देता हूं। फिर पेनक्रियाटिक कहता है भाई ये तूने बढ़िया कर दिया, एसिडिक खाने को एल्कलाइन कर दिया, अब मैं पेनक्रियाटिक जूस अच्छे से काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एसिडिक खाने पे काम नहीं करता, मैं पेनक्रियाटिक जूस हूं, मैं एसिडिक खाने पे काम नहीं करता, मैं सिर्फ एल्कलाइन खाने पे काम करता हूं। थैंक यू बाइल, तूने मेरी मदद करी, अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं एसिडिक खाने पे काम ही नहीं कर पाता। तो बाइल कहता कोई बात नहीं, मैं हमेशा एसिडिक खाने को एल्कलाइन करूंगा तेरे लिए, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं भाई। पेनक्रियाटिक जूस आया, समझ के नहीं आया? ओके, आगे। इट ब्रेक्स डाउन complex fat into fine small globules for the action of lipase। अब lipase भी एक एंजाइम है ना, lipase भी एक एंजाइम है बेटा, जो इमल्सिफाइड फैट ना, जो छोटे बड़े बड़े फैट के टुकड़े होते हैं, उसे छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको छोटे छोटे फैट के टुकड़ों को कहते हैं इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट, एक बार स्पेलिंग देख लेना, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है, अब इस पर लाइपेस काम करता है, और लाइपेस इसे कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लिखा तो है, ब्रेकिंग डाउन फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल रिफर्ड एज इमल्सिफिकेशन। कोई दिक्कत? उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल। आगे, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ इन द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिम्फ क्या है? लिम्फ जो है एक लाइट येलो विस्कस फ्लूइड है
फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू से निकलता है, बाय द स्पेशल लिम्फ कैपिलरी से निकलता है। टिश्यू में एक लिम्फ कैपिलरी होती है। लिम्फ एक्चुअली में ब्लडी तो है, जो हमारी कैपिलरीज है उसमें हल्के 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 छेद हो जाते हैं, छेद से ब्लड बाहर आ जाता है, वही तो लिम्फ है। टिश्यू से ब्लड बाहर आता है, वही तो लिम्फ है। इट फैसिलिटेट, ये क्या करेगा, मदद करेगा मटेरियल को एक्सचेंज करने में। किस किस के बीच में मटेरियल एक्सचेंज होंगे, ब्लड और टिश्यू के बीच में। अब ब्लड से कोई चीज टिश्यू में जानी हो, टिश्यू से कोई चीज ब्लड में जानी हो, तो कौन मदद कर रहा है, लिम्फ। लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, कि वॉल्यूम को कम ज्यादा नहीं होने देता। थर्डली लिम्फोसाइट्स, ये बेटा ये WBC है, ये हमारे सोल्जर्स है, लिम्फोसाइट सोल्जर मैच्योर इनसाइड द लिम्फ नोड्स एंड देयरफॉर हेल्प इन इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। लिम्फोसाइट किस में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में, आपको रक्षा प्रदान करेगा। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं ना, इन्वेडर्स जो एंटर हो जाते हैं, उसको मार देता है लिम्फोसाइट, है कि नहीं। फाइट अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, आया समझ के नहीं आया। ओके आगे कहता है, आगे कहता है lymph is specialized to carry secretion which can't pass directly into the blood like hormones। कह रहा है lymph is specialized to carry secretion which can't pass directly into the blood। अच्छा ब्लड में तो पास नहीं होगा, ये हॉर्मोन्स को पास कर देगा, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट कैरीज वेस्ट, ये वेस्ट को भी कैरी करके चलता है बिफोर दे आर poured into blood for separation in the kidney। आया समझ के नहीं आया, वेस्ट को कैरी करेगा, किडनी में पोर होने से पहले वेस्ट को कैरी करके चलता था कि किडनी में पोर ना हो, बाद में किडनी में पोर हो जाते हैं। तो लिम्फ एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये आपको मदद कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में ही मदद कर रहा है लिम्फ। एक बार आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा लिम्फ की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और तुम्हें पता है ब्लड से, कैपिलरी से लिम्फ लीक हो गया, लिम्फ बहता 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 वेन्स में चला गया, वेन्स के थ्रू हार्ट में आ गया, वापस ब्लड में आ गया, घूम फिर के वहीं आ जाता है लिम्फ। आगे देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज क्या करती है, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाती है ना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसा नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी क्या करेगी, नॉर्मल आर्टरी क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट से ऑर्गन्स पर ले जाएगी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर के जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। नॉर्मल आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स के पास लेके जा रही है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर के जा रही है। आया समझ के नहीं आया। अब यहाँ पर कहता है कि ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स की बात हो रही है, किसे छोड़ करके, पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। सारी वेन्स क्या कर रही है, वेन्स सारी की सारी क्या कर रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में लेकर के आ रही है। लेकिन पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर के आ रही है। एक्सेप्शन आ गया। आगे आर्टरीज आर डीपली सिटेड, है ना, वीन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड। आपको पता है ना हाथों में वीन्स पॉप अप होती है, वीन्स चेक कर लो, मेरे भी दिख रही होगी, दिखाता हूँ चलो आपको, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। कुछ दिख रहा है वीन्स वगैरह टाइप का, ऐसा कुछ मेरे भी है, दिख जाती है, स्किन पतली है। आगे क्या कहता है, ब्लड फ्लोज विद अ ग्रेट प्रेशर इन आर्टरीज। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ना 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ब्लड फ्लोज इन विद द लो प्रेशर वीन्स, इसमें लो वीन्स के अंदर होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये प्रेशर है। ओहो हमने कैपिलरीज पे बात अभी नहीं करी, सो अभी करते हैं। सो वॉल ऑफ द आर्टरी आर थिक, तो जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल कैसी होगी, थिक होगी। अगर ज्यादा प्रेशर है, वॉल पतली है, तो फट जाएगी ना आर्टरी फिर, और इलास्टिक होगी। कहता है कि वॉल्स ऑफ द वेन्स आर कंपैरेटिवली थिनर होती है क्योंकि प्रेशर कम है, और लिटिल इलास्टिक होती है। दे हैव वाइडर ल्यूमेन होते हैं इनके। आगे देखते हैं। ओके अब आगे कैपिलरीज को देखते हैं। वेरी नैरो फाइन ब्लड that are red in color and bring about exchange of material between blood and surrounding। ब्लड के ब्लड और उसके आसपास के जितनी भी चीजें एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज के थ्रू होती है। और कैपिलरी सिर्फ एक सेल के जितनी थिक होती है, बहुत पतली होती है। ओके कैपिलरीज फॉर्म्स एक नेटवर्क बनाती है बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में,
बॉडी के ऑर्गन्स को टारगेट करती है कि नहीं। ब्लड फ्लोज वेरी स्लोली फ्लो होता है कैपिलरीज में, सो एज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ब्लड आराम से फ्लो होता है ताकि सब्सटेंस एक्सचेंज इजीली हो जाए, अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वेस्ट हो गया, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि कैपिलरीज हैव वन सेल थिक, अभी बताया एक सेल की जितनी मोटी होती है, एंड सेल और नैरो लुमेन होता है इसका, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, आ जाएगा तो 2-3 नंबर दे के जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। देख लेते हैं जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना। ये कंडक्ट क्या करेगा, पानी को और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा सॉइल से एरियल पार्ट, मतलब लीफ तक, सॉइल से लीफ तक। एरियल पार्ट में तो लीफ आएगी ना, आया समझ के नहीं आया। आगे ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी। जैसे ये क्या करेगा, ये क्या करता है कि जो भी खाना है उसे वेरियस टारगेटेड ऑर्गन्स पर लेकर के जाता है, लीफ से वेरियस टारगेटेड ऑर्गन जैसे कि आपकी ब्रांच होगी, रूट्स होगी, खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये ध्यान रखना। फिर क्या कहता है, फ्लोएम किसका बना होता है, 4 तरीके के एलिमेंट का बना होता है, जिसका नाम क्या है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ऐसे आप जाइलम का पढ़ सकते हैं, जाइलम किसका बना होता है, ये भी 4 तरीके के बना होता है, टिश्यूज का बना होता है, ट्रैकीड हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। फिर क्या है कि ट्रैकीड और जो वेसल्स होते हैं ना जाइलम में, वो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब यही पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, यही मिनरल्स को ऊपर चढ़ाते हैं। कौन, ट्रैकीड और वेसल्स। अब इसमें कौन काम करता है, सीव ट्यूब आर द ओनली कंडक्टिंग एलिमेंट, मतलब सीव ट्यूब ही है जो कंडक्ट करेगा, फूड को ट्रांसलोकेट करेगा। समझ आया कि नहीं आया। अब यहां पर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल। मैंने बताया था ना कि ट्रांसपिरेशन पुल एक संक्शन क्रिएट करता है, यहां पर ट्रांसपिरेशन होगा, एक संक्शन क्रिएट होगा, पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड चढ़ेगा, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी ऊपर चढ़ेंगे, तो एक ही डायरेक्शन है, ये यूनिडायरेक्शनल है ना। फिर ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक ही डायरेक्शन। और ये बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि ये इधर भी, यहां भी, उधर भी, उधर भी, हर जगह फूड को ट्रांसलोकेट करता है। समझ आ गया, ये बाय डायरेक्शनल हो गया। ओके, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फूड, जो भी खाना बना है, टेक प्लेस इधर डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, या कहीं भी जा सकता है, दोनों रास्ते भी जा सकता है, नीचे ऊपर और दोनों जगह। तो हर जगह पर फूड को ट्रांसलोकेट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह पर पानी को कंडक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। आया समझ के नहीं आया, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके 18, ओके 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 ओके। तो थैंक यू बच्चों, ये लेक्चर को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ। इसे क्वेश्चंस को पूरा कर लोगे तो मेरी गारंटी है आप लाइफ प्रोसेस में टॉप करोगे। और ऐसे में हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर को लेकर के मैं आऊंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, ताकि बायोलॉजी तो पक्की कर लो आप। ओके बाय बाय, टेक केयर।